हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला में। इससे पहले अपन ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज मैं विजयनगर साम्राज्य क्लास 12 इतिहास विषय से चैप्टर नंबर 7 का स्थापत्य कला, जो कि विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा है, उस पर आज चर्चा करेंगे। और ये वीडियो में आप एंड तक बने रहेंगे तो आप अच्छे से समझ सकेंगे कि स्थापत्य कला क्या है, वास्तुकला क्या है और विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला अपने किस कार्य के लिए जानी जाती है। इस पर विस्तृत चर्चा करें। तो किसी भी स्थापत्य कला पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला पर चर्चा करने से पहले हम स्थापत्य कला और वास्तुकला में क्या अंतर है, इस पे हम चर्चा कर लेंगे। स्थापत्य कला यह सूक्ष्म कलाकार और हस्त निर्मित कलाकार है जो इंजीनियरिंग और माप की तुलना में सौंदर्य शास्त्र से अधिक संबंधित। मतलब स्थापत्य कला के अंतर्गत जो भवन निर्माण होता है, इसके अलावा उसको सौंदर्यीकरण कैसे किया जाए, उस सौंदर्यीकरण में जो पच्चीकारी यूज होती है, जो छोटी छोटी हस्तनिर्मित मूर्तियों का उसमें अंकन किया जाता है, ये संपूर्ण कला क्या कहलाएगी? आपकी स्थापत्य कला। वास्तुकला क्या है? दूसरी ओर शब्द वास्तुकला लैटिन शब्द टेकन से लिया गया, जिसका अर्थ होता है निर्माता या बिल्डर्स। विजयनगर साम्राज्य कला के नमूने 3 क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं: धार्मिक क्षेत्र, शाही क्षेत्र और नागरिक क्षेत्र। और जो धार्मिक क्षेत्र के जो केंद्र हैं वो क्या हैं? मंदिर हैं। और शाही क्षेत्र में महल, कमल महल, हाथीशाला, सुरक्षा चौकी आदि आती है। और नागरिक क्षेत्र में आम नागरिकों के स्थल हैं जो अब नष्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट, ये आप स्थापत्य कला पर चर्चा करें उससे पहले मैं आपको विरूपाक्ष मंदिर है उसके ऊपर से लिए गए चित्र पर ले चलता हूँ। तो जो विरूपाक्ष मंदिर है, ये क्या होता था? मुख्य द्वार होता था, जिसे क्या कहते थे? गोपुरम। और जो भव्य मंदिर होता था, भव्य जो गोपुरम बनाया जाता था, और वो राजा के द्वारा बनाया जाता था, इसलिए इसे राज गोपुरम भी कहते हैं। और इस गोपुरम मतलब होता है रास्ते में जो दूरीकृत बहुमंजिला इमारत होती है, जिसको गोपुरम कहते थे। तो यहाँ से क्या होता था? राजा की मंदिर में एंट्री होती थी। इसके बाद मंदिर के जो दरवाजे हैं, ये 2, 3 और इधर भी होता था। तो इन मंदिर में जाने से पहले क्या होता था? साइड में जलाशय होता था, वहाँ पर राजा स्नान करते थे। और अपने राज गोपुरम जो राजा के द्वारा बनाया जाता था, वो गोपुरम इतना विशाल भव्य होता था कि दूर से आने वालों को पता चल जाता था कि यहाँ पर मंदिर है। और जो मंदिर होता था वो आयताकार बना होता था, और यहाँ पर जो छोटा है, यहाँ पर गर्भगृह होता था। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये
तो गोपुरम के हम आपको जो मुख्य है उसको ले पे आया हूँ। जैसे गोपुरम। अब गोपुरम क्या है, इससे पहले अपन जो द्रविड़ शैली में जो बनाए जाते थे, द्राविड़ शैली, इस शैली में जाने से पहले आप कुछ विशेषता पढ़ लें। जैसे उत्तर भारत के जो मंदिर होते थे उनकी जो शिखर होती थी वो कैसी होती थी, ऐसे होती थी। यहाँ पर अमालक होता था और यहाँ पर कलश और एक नुकीला सरा रहता था। और इसमें आप देखोगे ऐसा नहीं। जैसे जी विमान, ये क्या कहलाता था, विमान कहलाता था। और यहाँ पर एक वो लगी रहती थी धातु की बनी हुई। और ये क्या होता था, बहुमंजिला होता था। आप देखोगे तो एक मंजिल, 2, 3, 4, 5, तो बहुमंजिला होता था। और जो देखने में बहुत ही भव्य और विशाल लगता था, जिसको देखने से पता चल जाता था कि ये जो मंदिर है कितना भव्य और विशाल है। और जो राजा होते थे अपने नाम को जीवित रखने के लिए मंदिरों पर अपने गोपुरम बनाते थे। चलिए धार्मिक केंद्र पर चर्चा करेंगे। विजयनगर के विशिष्ट विजयनगर के विशिष्ट एवं अद्भुत नमूने स्थापत्य कला या धार्मिक केंद्र के क्षेत्र या मंदिरों से मिले हैं, जो द्रविड़ शैली के बनाए गए थे। विजयनगर के मंदिरों की स्थापत्य कला को समझने के लिए पहले द्रविड़ शैली को समझना आवश्यक है, क्योंकि जो मंदिर निर्माण की स्थापत्य कला है और जो कि विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही प्रसिद्ध नमूने हैं और वो द्रविड़ शैली का उपयोग करते हैं। तो अपन पहले द्रविड़ शैली को समझते हैं। यदि आपने इस शैली को समझ लिया तो समझ लीजिए आपने विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला को समझ। तो क्या दक्षिण भारत के जो प्राचीन मंदिरों का निर्माण शैली है, तमिलनाडु के अधिकांश मंदिर इसी शैली के बनाए गए हैं। इसमें भी मंदिरों का आधार भाग कैसा होता था, आयताकार होता था, लेकिन इसका जो शिखर या विमान कई मंजिलों की पिरामिड आकार का होता था। इसके विमान में अमालक जानते नहीं होंगे आप। अमालक और कलश नहीं होते थे, जैसे कि मैंने उससे पहले बताया। जो अपने मंदिर होते थे उनमें अमालक होता था, उसके ऊपर एक कलशनुमा संरचना होती थी और एक नुकीला भाग निकला रहता था ऊपर। इसकी जगह क्या पाया गया, यहाँ पर स्तूपिका होती थी, स्तूप के आकार की जैसे स्तूपिका, ये वाला ये जैसे जी स्तूपिका। और मुख्य प्रवेश द्वार क्या कहलाता था, गोपुरम कहलाता था। और जिसमें विशाल दीप स्तंभ या ध्वज स्तंभ भी रहता था। जैसे अंदर प्रवेश करोगे तो मंदिर के सामने आपको विशाल दीप और ध्वज स्तंभ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और बताते हैं कि जब जो विदेशी यात्री आए थे तो यहाँ पे जो मंदिरों का उन्होंने वर्णन किया है कि जो रात के समय इन दीप स्तंभ होते थे, इन पे हज़ारों दीप रखे जाते थे। और जब देखा जाता था दूर से तो ऐसा लगता था कि ये सोने जैसे चमक रहे हो मंदिर। इतना बेहतरीन उस समय ये मंदिर का वैभव था। अब गोपुरम को आप देखिए कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया जाता था। बहुत ही ज़बरदस्त पच्चीकारी की जाती थी और ये अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व नमूने माने जाते हैं। ये देखिए आप, छोटी छोटी पच्चीकारी आपको देखने को मिलेगी, ये मूर्तियाँ मिलेगी, ये मूर्तियाँ मिलेगी, ये और ये आप मंजिल देख सकते हो ये अलग। तो जैसे जी बहुत ही
खूबसूरत लगता था देखने में ये गोपुरम। अब गोपुरम और मंडप के बारे में अपन थोड़ा पढ़ लें और समझ लें थोड़ा। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तथ्य प्रकाश में आए। इसमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं और राजकीय सत्ता की द्योतक थी। इनका सबसे अच्छा उदाहरण गोपुरम है। राज्य के प्रवेश द्वार थे। अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत करती थी और जो लंबी दूरी से मंदिर को एहसास कराती थी। जैसे विरूपाक्ष मंदिर के नक्शे को देखें तो अधिकांश वर्गाकार संरचना देवस्थल की। दो प्रमुख प्रवेश द्वार को काले रंग से भरा गया। ये दो मुख्य प्रवेश द्वार होते थे। यहाँ से राजा एंट्री करता था, यहाँ से फिर वो जलाशय जाता था, क्योंकि इसको पुष्करणी बोलते थे, और यहाँ से जलाशय स्नान करने के बाद ही वो गर्भगृह में प्रवेश करता था और पूजा अर्चना करता था। और वर्गाकार या आयताकार ढांचे में व्यवस्थित स्तंभों की पंक्तियों प्रमुख सभागारों, मंडपों, बरामदों में विभाजित करती थी। मतलब जो देवालय होते थे उनमें व्यवस्था, सभागार भी होते थे, मंडप भी होते थे, बरामदे भी होते थे। तो ये आपको जो चित्र है उस समय का मंदिरों का, इसको आप देख के समझ सकते हो। केंद्र में दी गई स्केल का प्रयोग कर गोपुरम से केंद्रीय देवालय की दूरी नापी और जलाशय से देवालय तक जाने के लिए सबसे आसान मार्ग, तो क्योंकि सबसे आसान मार्ग यही था, ये जलाशय जाएगा, यहाँ से स्नान करके पुनः अपने देवालय में पूजा अर्चना कर सकते थे। तो मैंने उसमें नागर शैली में बताया था कि अमालक और कलश नहीं होता था। तो जैसे शिखर कंप्लीट होता है ये, और इस शिखर के ऊपर एक गोलाईदार एक संरचना रखी जाती थी, फिर उसके ऊपर एक और संरचना होती थी, फिर इसके ऊपर उल्टा कलश रखा जाता था। जैसे जी अमालक, ये जो है ना, ये अमालक है और एक कलश। तो आप देखोगे कि द्रविड़ शैली में दोनों की क्या है, अभाव देखने को मिलता है। ना तो आपको अमालक मिलेगा, ना ही आपको कलश मिलेगा। और ये द्रविड़ शैली की विशेषता है कि आपको ये दोनों चीज़ें नहीं मिलेंगी मंदिर में, जो शिखर होगा, बल्कि उसकी स्तूपिका होगी और ऊपर वो नुकीला ना होकर के कैसा होगा, आयताकार रूप में होगी। तो आप समझ गए होंगे कि अमालक और इस कलश कहाँ पर यूज होते थे। अब जो मंदिर थे प्रमुख, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो द्रविड़ शैली है उसका उपयोग ज़्यादातर मंदिरों में होगा। तो यह मंदिर हम्पी में लगभग कृष्णदेव राय ने 1509 से 1530 के बीच समय शुरू हुआ था इनका कार्यकाल, तथा औचित्य देव राय 1530 से 1552 के बीच में इन्होंने इसको पूर्ण कराया। तो बताते हैं कि 1513 के आसपास जो उड़ीसा के जो राजा थे, प्रताप देवराव गजपति नामक जो शासक थे, तो जब विजयनगर साम्राज्य में उस समय कृष्णदेव राय शासन कर रहे थे, और उन्होंने इस गजपति प्रताप रुद्रदेव को हरा करके अपनी इस विजय को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने विजय विट्ठल मंदिर, इसलिए इसको विजय विट्ठल मंदिर भी कहा जाता है, की स्थापना की। बताते हैं कि आयताकार रूप में
52 मीटर लंबा, 94 मीटर चौड़ा और इसकी ऊंचाई लगभग 7 मीटर है। इसका गर्भगृह स्तंभों से 3 कतारों में घिरा हुआ है। स्तंभ क्या है? 3 कतारों में घिरा हुआ है। कुल स्तंभ 562 हैं और प्रत्येक स्तंभ को छूने से उसमें एक अलग संगीत सुनाई देता है। गर्भगृह में विट्ठल मंदिर की मूर्ति है। इसमें अर्ध और महामंडप भी है। महामंडप के सामने एक सुंदर भवन है जिसे रथ कहते हैं। तो आप देखोगे कि ये आपका है विट्ठल मंदिर का पूरा, क्योंकि ये गोपुरम होते थे, चारों तरफ से दीर्घीकृत होता था। यहाँ पर आपका जैसे आप एंट्री करोगे तो यहाँ पर रथ मंदिर है, सामने मेन मंदिर है जहाँ पर देवालय भी है, और यहाँ पर जो कुछ कार्यक्रम होते थे तो एक रंगशाला भी है और मंडप भी है जिनमें समय समय पे जो मूर्तियाँ होती थी धार्मिक कार्यों के समय या उनकी शादी के समय उनको बाहर निकाला जाता था। और ये जो रंग मंडप हैं उनमें इनका रखा जाता था और जो धार्मिक कार्यक्रम होते थे उनका निष्पादन करते थे। तो जो विट्ठल मंदिर है वो लगभग 1513 में कृष्णदेव राय ने प्रारंभ कराया था अपनी विजय के उपलक्ष्य में, इसलिए विजय विट्ठल मंदिर। और विट्ठल मतलब होता है कृष्ण की पूजा की जाती है इसमें। किसकी करते हैं? कृष्ण। दूसरा कृष्णदेव राय के समय का एक मंदिर है हजारा राम स्वामी का मंदिर, जो 1513 में विष्णु के उपलक्ष्य में मतलब विष्णु को समर्पित है। इसमें श्री कृष्णदेव राय ने बनवाया था। इस मंदिर में के राजवंश के लोग पूजा करने आते थे। इसमें अर्ध मंडप से गर्भगृह में जाने का एक चौड़ा मार्ग बनाया गया है। इसके स्तंभ पूरी तरह से खुदे हुए हैं और इसमें अम्मान मंडप या बिना शिखर और विमान अथवा रथ मंडप शिखर अत्यंत सुंदर है। मंदिर की छत में एक विशेष तरह का अलंकरण है। इसमें बेल बूटे और द्रविड़ शैली की नवीनता प्रदान करते हैं। मंदिर की दीवारों पर रामचरित प्रस्तर या कहते हैं चरित जो मानस है उनसे संबंधित इस मंदिर में मूर्तियों का निर्माण किया गया है, या जो पच्चीकारी हुई है मंदिर के पिलरों पर दीवारों पर, तो वो कहीं न कहीं रामचरितमानस से ही संबंधित है, क्योंकि ये जो मंदिर है वो विष्णु मतलब श्री राम को समर्पित है। और ये आपको हजाराराम मंदिर देखने को मिल सकता है। ये बैक साइड से और ये आगे से ऐसा बेहतरीन दृश्य देखने को मिलता है, जिसपे जो इसके पिलर हैं उन पिलर में बहुत ही अच्छी पच्चीकारी की गई। विरूपाक्ष मंदिर पे आते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं से 10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कई अधिक बड़ा किया गया। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राजारोहण के
उपलक्ष्य में बनवाया था। इस मंदिर के पूर्वी गोपुरम का निर्माण का श्रेय कृष्णदेव राय को जाता है। ये पूर्वी जो गोपुरम है बहुत ही भव्य और विशाल है, और जो किसने बनवाया था? कृष्णदेव राय के द्वारा ही बनवाया गया था। और गोपुरम की जो शुरुआत है वो इस विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिलती है, जिसमें मंदिर को दुर्गीकृत किया जाता था और उसके अंदर मंदिर बना होता था, जैसे ये गोपुरम। इसको आप और बेहतरीन तरीके से देख सकते हो, जैसे जो गोपुरम, और जो गोपुरम की जो ऊंचाई होती थी वो जो मुख्य जो आपका गर्भगृह होता था उससे काफ़ी ऊंचा होता था, और जब भी कोई भी बाहर से आता तो उसको देख के ही पता चल जाता था कि यहाँ पर मंदिर है। और यहाँ पर ये मंडपों का निर्माण होता था मंदिर के लिए, और ये 4 तरफ दरवाजे होते थे इसके मंदिर, और चारों तरफ से बाउंड्री वाल से घिरे रहते थे। तो आप समझ गए होंगे कि विरूपाक्ष मंदिर की रूपरेखा कैसी थी। इससे भी समझ सकते हैं। एक फोटो ये भी है गोपुरम की पीछे साइड से। और राजकीय क्षेत्र की कुछ स्थापत कलाएँ होती थी। ये अपन ने पहले मंदिर स्थापत, जिसमें विशेष तौर से नागर शैली का प्रयोग किया, द्रविड़ शैली का प्रयोग किया गया। अब है शाही क्षेत्र की। तो इसमें क्या है, विजयनगर की शाही क्षेत्र की स्थापत कला में किसका प्रयोग किया गया? इंडो इस्लामिक शैली का। कौन सी शैली का? इंडो इस्लामिक शैली, जिसमें गुंबद और मेहराब का बहुत ही बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। तो क्योंकि ये जो प्रक्रिया है वो इस्लामी संप्रदाय के लोग करते थे, या इस्लाम में इस गुंबद और मेहराब का प्रयोग किया गया स्थापत कला में, और इसी से मिश्रित स्थापत कला का प्रयोग विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने अपने शाही इमारतों और शाही महलों के निर्माण में किया था। और इसके अंतर्गत राजमहल, कमल महल, हाथीशाला, सुरक्षा चौकियाँ, प्रहरी चौकियाँ का निर्माण किया था, और जिंजी का जूता स्तंभ प्रमुख उदाहरण है। इन्हीं भवनों को ज़्यादातर सुंदर नहीं बनाया जाता था, जैसा कि मंदिरों में राजगीरी संरचना देखने को मिलती है। मतलब मंदिर में बहुत ही स्थापत्य कला का बहुत ही बेहतरीन नमूने, किंतु उस समय के जो शाही कमल महल है, हाथीशाला है, सुरक्षा चौकी है, इनमें इस तरह की बच्चीकारी देखने को नहीं मिलती है। राजगिरी जो संरचना है वो देखने को नहीं मिलती, और इन भवनों के निर्माण में चूना बजरी का प्रयोग भी किया गया, बल्कि उनमें प्रस्तर और जो ग्रेनाइट पत्थर था और लाइमस्टोन नर्म जो पत्थर होता था उसका प्रयोग किया जाता था मंदिरों में, जिससे मूर्तियों के निर्माण में आसानी भी होती थी। जैसे जी कमल महल, आप देखोगे जी मेहराबें बनाई जाती थी। एक दरवाज़ा इधर है, एक दरवाज़ा ये पार, और एक दरवाज़ा ये। कुल मिला के चारों जो मेहराबें होती थी वो एक न एक दूसरे से जुड़ी रहती थी, और इस तरह की जो संरचना है वो इस्लाम में प्रयोग में लाई जाती थी। ये आप देखोगे, एक, और ये मुख्य द्वार, और एक ये पीछे, और एक इस तरह की संरचनाओं का प्रयोग किया जाता था। तो ये इस्लामिक पद्धति से प्रेरित थी, इसलिए इनकी जो निर्माण कला है वो इंडो इस्लामिक है।
क्या है? इंडो इस्लाम। इसमें और बेहतरीन तरीके से इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये जो भवन है, बताया जाता है कि जो कमल महल, इसका प्रयोग कहीं न कहीं राजा अपने मंत्रिपरिषद की बैठक में आयोजित करता था या सभा लगाता था, उसमें ये प्रयोग में लाई जाती है। और उस समय की जो राजमहल है उनके बारे में अभी तक तो पता नहीं चला है। जैसा कि जो विदेशी यात्री डोमिंगो पेस, निकेटिन आए थे, इन्होंने उसकी भव्यता का वर्णन किया है। हाथीशाला, इसमें हाथियों को रहने की व्यवस्था होती थी और इसकी जो शैली भी है वो में इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। इसमें देखो भारत की जो अमालक पद्धति भी देखने को मिलती है और ये गुम्बद का आकार देखने को मिलता है, तो ये इस्लाम से संबंधित है। और ये वाली जो है वो हिंदू से संबंधित है, तो इसलिए इन इस्लामिक शैलियों का प्रयोग किया गया। और कुछ नागरिक संरचनाएं वो भग्नावशेष अवस्था में या राजशाही के समय की कुछ भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, जो अब भवन अवस्था में नहीं, पर उनके कहीं न कहीं पदचिन्ह अभी भी देखने को मिलते हैं। और बताते हैं कि जो विजयनगर की जो यात्रा करने आए थे, जैसे डोमिंगो पेस, निकेटिन, अब्दुल रज्जाक, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का किले का वर्णन किया। बताते हैं कि 7 परकोटा थे। कितने थे? किले को 7 भागों में बांटा जाता था और किले को इसलिए 7 भागों में था क्योंकि किले के अंदर ही खेती की जाती थी, जलाशय की व्यवस्था होती थी, क्योंकि ऐसा मानना होता था कि जब भी कोई विदेशी आक्रमणकारी आए या इनके पर हमला करे तो सबसे पहले वो क्या करते थे, किले को चारों तरफ से घेर लेते थे, जिससे रसद की कमी हो जाए, पानी की कमी हो जाए और उसके अंदर रहने वाला राजा कहीं न कहीं अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे। पर इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले परकोटा बनाया। वहाँ पर सुरक्षा चौकियाँ जो हैं उनकी तैनाती की जाती थी, यहाँ पर सैनिक रहते थे। और इसके अलावा एक परकोटा बनाया जाता, उसके अंतर्गत खेती होती थी। मतलब यदि कोई भी हमला करे और यदि अपने चारों तरफ से घेर के भी रखे तो किसी भी प्रकार की राजा को दिक्कत ना हो, खेती भी अंदर हो रही, पानी भी, हर चीज़ है, तो उस तरह की घेराबंदी का कोई भी प्रभाव इन किलों पर ना पड़े और आसानी से राजा हार न माने और अपनी सुरक्षा को भी कायम रखे। तो इसलिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। काफ़ी समय हो गया तो उसके भग्नावशेष ही मिले और जिस अवस्था में अब्दुल रज्जाक डोमिंगो पेस ने इसका वर्णन किया है, 7 परकोटे थे, तो कहीं न कहीं इसके कुछ उदाहरण, कुछ अवशेष अभी भी देखने को मिलते हैं। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग इस वीडियो को देख कर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला को समझ गए होंगे और स्थापत्य कला के साथ साथ मेरी चैनल राजकुमार सिंह हिस्ट्री क्लासेस क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लें आप लोग। क्या करना है भाई साहब? लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे आपको आने वाले वीडियो जल्द से जल्द मिलते रहें और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक करने से, कमेंट करने से। तो लाइक तो बनता है, आप जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में आपको और वीडियो मिलते रहें।
like and subscribe. थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखें, लॉन्ग है पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।